आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरेंगे जो हमारी जिंदगी से सीधे तौर पे जुड़ा है। हमारे सामने कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 12 के हमारी जीवन रेखा, और ये NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो पहला सवाल यही है, वन क्या है? नोट्स के अनुसार इसमें पहला बिंदु है, वन एक विशाल क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जी, और दूसरा बिंदु कहता है यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का घर है। तो अब आसान शब्दों में कहें तो जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक पूरा संसार है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया तक सब एक साथ रहते हैं। ये उनका घर है। बिल्कुल। यहाँ प्रोफेसर अहमद का एक बहुत अच्छा कथन भी दिया गया है। वो कहते हैं, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े। ये तुलना बहुत सटीक है। इसके साथ दो चित्र भी हैं, एक हरे फेफड़े का और दूसरा जल शोधन तंत्र का। हाँ, और ये दोनों चित्र इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे फेफड़े हमारे शरीर के लिए हवा साफ करते हैं, वैसे ही जंगल पृथ्वी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन देते हैं। और जल शोधन तंत्र वाला, और जैसे वाटर प्यूरिफायर पानी साफ करता है, ठीक वैसे ही जंगल पानी के पानी को साफ करके जमीन के अंदर पहुंचाते हैं। यहीं पर दाईं ओर एक और चित्र है जिसमें एक घना जंगल दिखाया गया है। हाँ, दिख रहा है। इसमें हिरण, लोमड़ी, उल्लू, जी, और कई अन्य जीव एक साथ रह रहे हैं, जो वन के आवास होने की बात को और पक्का करता है। ठीक है, अब वन की संरचना को समझते हैं। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, शिखर और वितान। शिखर के चित्र में एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिखाया है और लिखा है वृक्ष के तने के ऊपर का शाखीय भाग। इसका मतलब ये है कि किसी एक पेड़ का जो ऊपरी पत्तियों और टहनियों वाला हिस्सा होता है उसे शिखर कहते हैं। और वितान, उसके चित्र में कई पेड़ों के शिखर नीचे से ऊपर की ओर दिख रहे हैं और लिखा है ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह। बिल्कुल, जब जंगल में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के शिखर मिलकर ऊपर एक हरी चादर या कह ले कि छत जैसी बना लेते हैं तो उसे वितान या कैनोपी कहते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ एक नोट भी है, वनों के अंदर वितान कैनोपी के कारण काफी अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश मुश्किल से पहुंचता है। जी, क्योंकि ऊपर पत्तों की एक बहुत घनी छत बन जाती है जो सूरज की रोशनी को नीचे जमीन तक आने से रोकती है। इसीलिए तो घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा सा महसूस होता है। तो वितान के नीचे क्या होता है? अगला विषय है अधोतल। यहाँ चित्र में जंगल की अलग अलग परतें दिखाई गई हैं और लिखा है वनों में विभिन्न ऊंचाइयों पर पेड़ों की क्षैतिज परतें बनी होती हैं जिन्हें अधोतल कहते हैं। हाँ, इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 3 मुख्य परतें बताई गई हैं। सबसे ऊपर तो हो गए विशाल और ऊंचे वृक्ष जिसे शिखर परत कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे बीच में है झाड़ियां और ऊंची घास, और सबसे नीचे मतलब जमीन के पास शाख यानी कि छोटे छोटे पौधे हैं। इन्हीं सारी परतों को मिलाकर अधोतल कहा जाता है। समझ गया। अब देखते हैं वनों में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में। यहाँ बांस, नीम और शीशम के चित्र बने हैं। जी। नीचे लिखा है वन में पाए जाने वाले वृक्ष साल, टीक, सेमिल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि। और एक और बिंदु है, वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं, क्रीपर्स, और आरोही लताएं, क्लाइंबर्स, लिपटी होती हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि वनों में सिर्फ एक ही तरह के नहीं बल्कि कई तरह के पेड़ होते हैं, और साथ ही कुछ बेलें होती हैं जो जमीन पर फैलती हैं जिन्हें क्रीपर्स कहते हैं, और कुछ जो पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं वो क्लाइंबर्स कहलाती हैं। ये सब मिलकर ही जंगल की वनस्पति बनाते हैं। सही बात है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हमें वनों से क्या मिलता है? यहाँ एक बड़ा अच्छा चित्र है जिसके चारों ओर जानकारी दी गई है। पहला है काष्ठ, वुड। इससे प्लाईवुड, ईंधन, फर्नीचर, कागज, ये सब बनता है। हाँ। दूसरा है खाद्य पदार्थ जैसे शहद, मसाले, तेल। तीसरा है औषधीय पादप, मतलब जड़ी बूटियां जैसे नीम, अश्वगंधा। और चौथा है अन्य उत्पाद। इसमें गोंद, लाख और कत्था जैसी चीजें आती हैं। तो ये चित्र साफ साफ दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की कितनी जरूरतें वनों से पूरी होती हैं। लकड़ी से लेकर खाने पीने की चीजें और दवाइयाँ तक बहुत कुछ हमें जंगल से ही मिलता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की। इसकी परिभाषा दी गई है, जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है। ये क्रम चलता रहता है। हाँ, और इसे समझने के लिए यहाँ चित्र बहुत मददगार है। देखिए, घास को कीट खाता है,
फिर कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, और फिर सर्प को गरुड़ यानी बाज या उकाब खा लेता है। अच्छा, तो ये एक सीधी श्रृंखला है। जी, जहाँ ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जा रही है। और जैसा कि नीचे लिखा भी है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और सभी परस्पर जुड़ी होती हैं। अगला विषय भी इसी से जुड़ा है, वन भूमि और अपघटक। बिल्कुल। यहाँ लिखा है, अपघटक डिकम्पोजर्स वो सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पादपों और जंतु ऊतकुड़ को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में बदल देते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब पेड़ की पत्तियां, टहनियां या कोई जीव मर जाता है तो मशरूम, बैक्टीरिया, केचुए जैसे छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम अपघटक कहते हैं, वो उसे खाकर सड़ा देते हैं। और इसी प्रक्रिया में ह्यूमस बनता है। हाँ, इस प्रक्रिया में एक गहरे भूरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। और जैसा नोट्स में लिखा है, ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। इससे जुड़ा एक क्रियाकलाप 12.3 भी दिया गया है। सवाल है, क्या क्षयमान पदार्थ गर्म होते हैं? इसमें 3 चरण दिखाए हैं। पहला, एक छोटा गड्ढा खोदो। दूसरा, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों से भरकर मिट्टी से ढक दो। और तीसरा, 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटाओ। कचरे को सड़ा रहे होते हैं, मतलब विघटन कर रहे होते हैं, उस प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है। अच्छा, अब समझते हैं पोषक तत्वों का चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल। यहाँ एक बड़ा सुंदर चित्र है। हाँ, इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पेड़ सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाता है और मिट्टी से पोषक तत्व लेता है। ठीक। फिर जब वो पेड़ या कोई जंतु मर जाता है तो अपघटक उसे सड़ाकर ह्यूमस बना देते हैं। इस ह्यूमस से पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिन्हें फिर से नए पौधे अपनी जड़ों से सोख लेते हैं। इस तरह से पोषक तत्व कभी बर्बाद नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। और यहीं पर वो बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे लिखा है, मृत जंतु गिद्धों, कौओं और गीदड़ों का भोजन बन जाते हैं। जी, जंगल में हर चीज का उपयोग हो जाता है, कुछ भी कचरा नहीं होता। ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब वापस आते हैं हरे फेफड़े वाले विचार पर। अगला शीर्षक यही है, वन हरे फेफड़े। पहला बिंदु है, पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा, यह ऑक्सीजन जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है। और तीसरा, वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। चित्र में भी तो यही दिखाया गया है। पेड़ रूपी फेफड़े हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन O2 बाहर छोड़ते हैं। इसी संतुलन की वजह से तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके बाद है वन और जल चक्र, वाटर साइकिल। पहला बिंदु, वृक्ष जड़ों से जल अवशोषित करते हैं। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन द्वारा जल वाष्प छोड़ते हैं। हाँ, ये वाष्पोत्सर्जन बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। और तीसरा बिंदु कहता है, ये वाष्प बादलों के निर्माण और वर्षा लाने में सहायक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और फिर अपनी पत्तियों से भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं। यही भाप ऊपर जाके बादल बनाती है और फिर उससे बारिश होती है। इसीलिए जैसा कि अंत में लिखा है, यदि वन कम होंगे तो वर्षा कम होगी। बिल्कुल साफ है। अब देखते हैं मृदा संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण। यहाँ 2 चित्र हैं। एक तरफ वन है, मतलब पेड़ लगाए गए हैं तो हरी भरी जमीन है, और दूसरी तरफ निर्वनीकरण, मतलब पेड़ों की कटाई हुई है तो बंजर जमीन और बाढ़ का दृश्य है। जी, यहाँ 2 बहुत जरूरी बातें समझाई गई हैं। पहली है मृदा अपरदन। नोट्स कहते हैं, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। इससे होता ये है कि मिट्टी पानी या हवा से आसानी से बहती नहीं है। और बाढ़ नियंत्रण? दूसरा है बाढ़ नियंत्रण। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक है, नेचुरल एब्जॉर्बर है। मतलब पेड़ और जंगल की जमीन वो पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है और भूजल स्तर भी बढ़ता है। अच्छा, वनों का एक और फायदा बताया गया है, जंतुओं का आवास और ध्वनि नियंत्रण। आवास के बारे में लिखा है, सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय देती हैं। ये उन्हें मांसाहारी जीवों से बचाती हैं। सही बात है। जंगल जानवरों के लिए घर भी है और सुरक्षा कवच भी। जैसे नोट्स में उदाहरण दिए हैं, सुअर, गौर, गीदड़, सेही, हाथी, ये सब यहाँ रहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण वाला बिंदु, वन ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि पेड़ शोर को अवशोषित कर लेते हैं। जी, जंगल एक साउंड बैरियर की तरह काम करते हैं, शहरों के शोर को कम करने में मदद करते हैं। अगला विचार है वन, एक गतिक सजीव इकाई, डायनामिक लिविंग एंटिटी। वन स्थिर नहीं है, वे लगातार बढ़ते और बदलते रहते हैं। पुनर्जनन, जंतु बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। हाँ, गतिक या डायनामिक का मतलब ही है जो हमेशा बदलता रहे।
जंगल कभी एक जैसा नहीं रहता। हाँ। जैसे दूसरा बिंदु कहता है, जानवर फल खाकर बीज कहीं और गिरा देते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। और तीसरा बिंदु है, जंतुओं का गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व देता है। बिल्कुल, उनके गोबर से जमीन को खाद मिलती है। तो ये एक जिंदा और लगातार बदलने वाला सिस्टम है। जैसा कि नीचे लिखा भी है, वन जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो अब एक गंभीर सवाल आता है, यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग का। एक थर्मामीटर है जो ऊपर जा रहा है और लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। जी। दूसरा चित्र है नो हैबिटेट। जानवर बेघर दिखाए गए हैं, जंतुओं का भोजन और आश्रय छिन जाएगा। तीसरा है सॉइल इरोजन। जमीन कटकर बह रही है, मिट्टी जल को नहीं बांध पाएगी, बाढ़ आएगी। और चौथा सबसे डरावना है लाइफ डेंजर। पृथ्वी पर SOS का निशान बना है। हमारा जीवन और पर्यावरण संकट में पड़ जाएगा। ये चारों बिंदु वनों के न होने के भयानक परिणामों को एक एक करके दिखाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जीवों का विनाश, प्राकृतिक आपदाएं और अंत में मानव जीवन पर संकट। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोहरा लेते हैं जो इस अध्याय में आई। पहली है वितान, कैनपी, ऊंचे वृक्षों की शाखाओं द्वारा बनाई गई छत। दूसरी अपघटक, डीकंपोजर्स, मृत जीवों को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीव। तीसरी ह्यूमस, गहरे रंग का पदार्थ जो मृत पादपों या जंतुओं के अपघटन से बनता है। चौथी पुनर्जनन, रीजनरेशन, वनों का प्राकृतिक रूप से फिर से उगना। और पांचवी मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना। जी, ये वे मुख्य शब्द हैं जिन्हें इस अध्याय में समझना बहुत आवश्यक है। और अंत में सारांश, हमने क्या सीखा? पहला बिंदु, वन हमें ऑक्सीजन, जल और अनेक उत्पाद देते हैं। दूसरा, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं और बाढ़ रोकते हैं। तीसरा, वन के सभी घटक यानी पौधे, जंतु, मृदा, सूक्ष्म जीव, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और चौथा, वन जलवायु और जल चक्र को नियमित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो इन सभी बातों से निकलता है वो है, हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो इन नोट्स से ये बिल्कुल साफ है कि वन केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि पृथ्वी के जीवन का आधार है।